Hello everyone, this is my PPT presentation. यूनिट थी हमारी फिफ्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़, और उसका टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने साइनोटिक का एक टाइप पढ़ा था, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स का एक टाइप पढ़ा था, TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जिसका फर्स्ट पार्ट जो था, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। और आज हम देखेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था TOF क्या है। तो जनरली हमने देखा था कि जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है, जिसमें टेट्रा का मीन्स है 4, और जो TOF है वो अलग अलग डिफेक्ट से मिलकर बना होता है। तो 4 अलग अलग डिफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन किसको बनाता है? TOF को बनाता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जिसमें हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा था। तो आज हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ TOF। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इस वाले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो 4 चीजें हमें देखने को मिली थी, 4 कंडीशन थी। फर्स्ट था पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सेकंड, थर्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और फोर्थ ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होगी देखिए। सबसे पहला है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाना? नैरो हो जाना। अब हमारा जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या कहता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी किसमें? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू? ट्राइकप्सिड वॉल के थ्रू। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये आगे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। लेकिन जैसे ही ये ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स में जाता है, जहां पर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन जैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया और पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो सबसे पहला डिफेक्ट सामने है हमारे, कौन सा? पल्मोनरी स्टेनोसिस। इट मीन्स है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या हो चुकी है? नैरो हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ये नैरोइंग शो करी है, ब्लैक ब्लैक, ये यहाँ पे नैरो हो चुकी है। जब ये नैरो हो चुकी है तो ये मान के चलिए पहले पल्मोनरी आर्टरी की जो कैपेसिटी थी, यानी राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया, मान लीजिए एग्जांपल 100 ml। अब ये 100 ml जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और ये 100 ml ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। बट यहाँ पे जब नैरोइंग हो गई तो ये मान के चलिए जब राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml आया तो वो पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस के कारण पूरा नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण हमने ये माना स्टार्टिंग के अंदर 60 to 70% जो ब्लड है वो तो इस स्टेनोसिस से निकल गया प्रेशर के कारण, लेकिन रिमेनिंग 20 to 30% ब्लड अभी भी कहाँ पर है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ निकल रहा था, अब वो पल्मोनरी आर्टरी उतने ब्लड को नहीं लेके जा पा रही है, और स्टेनोसिस कंडीशन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? राइट वेंट्रिकल। तो पहला हो गया हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब दूसरा है हमारा, जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो ये मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ पर आके इकट्ठा हो रहा है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल की कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड उसके अंदर रह रहा है। जब ज़्यादा ब्लड रह रहा है इसका मतलब राइट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, और ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल के चारों तरफ की जो वॉल है, ये जो इसकी चारों तरफ की जो वॉल है, इस पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। और जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी मसल्स में खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग होगी, जिसके कारण सेकंड डिफेक्ट
हमें देखने को मिलेगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। पहला हुआ हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसके कारण ब्लड आगे नहीं जा पा रहा था, तो हमें देखने को मिला राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब ये मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में वीएसडी प्रेजेंट है, यानी एक कम्युनिकेशन, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है कि जो कि नॉर्मली हार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन दोनों के बीच में ये अबनॉर्मल कम्युनिकेशन यानी तीसरा पॉइंट वीएसडी प्रेजेंट है। अब ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसके अंदर आ रहा है और यहाँ की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। और अगर सामान्य तौर पे देखें तो लेफ्ट साइड का प्रेशर होता है ज़्यादा और राइट साइड का प्रेशर होता है कम, तो ब्लड की शंटिंग होनी चाहिए थी लेफ्ट साइड टू राइट साइड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड वीएसडी के थ्रू शंट होता हुआ कहाँ जाना चाहिए था, राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में तो यही होता है कि इसकी ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट होती है और लेफ्ट टू राइट शंटिंग के कारण इसकी हाइपरट्रॉफी बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में ही मान के चलिए ब्लड की शंटिंग हाई टू लो होती है, यानी यहाँ का जो ब्लड है लेफ्ट साइड का वो पूरा राइट साइड में आ जाता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड भी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। किसके कारण? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो इसकी मसल में और स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, उसकी हाइपरट्रॉफी और बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा कि इसका नैरोइंग ज़्यादा हो जाएगा, इससे बहुत कम ब्लड जा पाएगा। जैसे 60 to 70% जा रहा था, अब 40 to 60% जा रहा है, यानी 40% यहीं पर रुक रहा है और ये भी अपना ब्लड यहाँ भेज रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो एक समय बाद ब्लड की शंटिंग चेंज हो जाएगी। अब ये मान के चलिए जब इसकी हाइपरट्रॉफी बढ़ गई, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, स्ट्रेचिंग बढ़ गई, स्टेनोसिस बढ़ गया, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगा और इतना प्रेशर अराइज हो जाएगा कि यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड की शंटिंग चेंज हो जाएगी। अभी तक तो ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट हो रही थी, लेकिन यहाँ के प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अब ब्लड की शंटिंग चेंज हो गई और अब जो ब्लड की शंटिंग है वो स्टार्ट हो गई राइट टू लेफ्ट। कैसे? राइट टू लेफ्ट। अब ये जो राइट टू लेफ्ट ब्लड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड है, अब इसने अपने ब्लड को भेजना स्टार्ट कर दिया किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारा आएगा कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब आगे देखिए क्या होगा। लेफ्ट एट्रियम इस वॉल के थ्रू, यहाँ पर कौन सा वॉल है? मिट्रल वॉल, बाइकप्सिड वॉल के थ्रू अपने ब्लड को कहाँ पर भेजता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वीएसडी के थ्रू हाई प्रेशर के कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड किस में आने लग गया? अब लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर 100 ml लेफ्ट वेंट्रिकल की कैपेसिटी है तो अब ये भी अपना अमाउंट ऑफ ब्लड इधर भेज रहा है, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड आएगा और जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड आएगा तो इसी के अंदर से होता हुआ निकलता है अपना एरोटा, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आगे कैरी करता है, पूरे ऑल ओवर बॉडी के अंदर सप्लाई करवाता है। अब जब यहाँ पर ब्लड ज़्यादा आ जाएगा तो एरोटा में भी ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो अगर यहाँ ब्लड ज़्यादा है तो एरोटा को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एरोटा को काम ज़्यादा करना पड़ेगा और उसी कंडीशन को, उसी बढ़े हुए वर्किंग लोड को हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। तो ये 4 कंडीशन है जो कि हमें देखने को मिलती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में, और किस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी वर्क करती है वो इसमें हमने देखा। इस डायग्राम में देखिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, 4 हार्ट abnormalities, स्टेनोसिस, नैरोइंग, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक, यानी राइट वेंट्रिकल के अंदर जो पल्मोनरी है, आर्टरी है, जिसके थ्रू राइट वेंट्रिकल का ब्लड निकलता है, पास आउट होता है, उस राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक के अंदर क्या हो चुका है? स्टेनोसिस, और स्टेनोसिस का मीन्स क्या है? नैरोइंग,
यानी पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो चुका है, नैरोइंग हो चुका है। और आउटफ्लो का मतलब है क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ही पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके आगे जाती है। लेस ऑब्स्ट्रक्शन, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। जब ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा तब तो ब्लड की शंटिंग कैसे होगी अपनी, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो अपना राइट वेंट्रिकल में ही रहेगा। जब मोर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्लड की शंटिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी राइट साइड टू लेफ्ट साइड, राइट साइड टू लेफ्ट साइड, जो कि हमें लास्ट की स्टेजेस में देखने को मिलेगी जब ये सीवियर कंडीशन आ जाएगी तब। लेस ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, अब लेस ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज का मतलब भी देखिए। तो हमारी इस जो कंडीशन है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्लड की शंटिंग कैसे देखने को मिल रही है, राइट टू लेफ्ट। और राइट साइड में आने वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में आने वाला ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। और वीएसडी के थ्रू ब्लड की मिक्सिंग कैसे हो रही है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो ये मान के चलिए यहाँ पे कैसा ब्लड आता है अपना, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड। हाई प्रेशर के कारण जब ब्लड वीएसडी से होता हुआ इसमें आएगा तो हम ये कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आकर क्या हो गया, मिक्स हो गया। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें आके मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग यहाँ पर होगी हमारी किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक निकलता है एरोटा जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम करता है। और मिक्सिंग वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड भी है और डीऑक्सीजनेटेड भी है, दोनों टाइप के ब्लड है। और ये मिक्सिंग ब्लड जब पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, ये मिक्सिंग ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हुई और ये मिक्सिंग ब्लड किसको होगा, पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। और जब ये मिक्सिंग ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होगा तो हमें साइन देखने को मिलेगा साइनोसिस, लेस ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज, हमें साइन देखने को मिलेगा साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी किसके कारण, मिक्सिंग ऑफ ब्लड के कारण। क्योंकि इस जंक्शन पे हमने देखा है कि जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मिक्स हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो गया तो बॉडी में हमें साइन देखने को मिला कौन सा, साइनोसिस। और हम कौन से टाइप पढ़ रहे हैं, साइनोटिक टाइप ऑफ हार्ट डिफेक्ट्स, यानी जिसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर साइनोसिस का रीजन आपको पता लग गया क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके साथ मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड के साथ। और ये पूरा बॉडी किसको सप्लाई कर रहा है, ये वाला ब्लड अरोटा किसको सप्लाई कर रहा है, बॉडी को सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण हमें साइन देखने को मिलेगा साइनोसिस। एक हमें देखने को मिलेगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये देखिए राइट वेंट्रिकल की क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है, ये ब्लड यहाँ से यूँ जा रहा है, मिक्सिंग हो रही है। और ओवरराइड्स एरोटा, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, इसका मतलब है यहाँ पर दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरोटा को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, और जिसे ही हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। देखिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट्स, यानी 4 डिफेक्ट से मिलकर हमारा टीओएफ बनता है। कौन कौन से, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। नेक्स्ट, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस आर्टरी या वॉल, यानी पल्मोनरी आर्टरी का भी स्टेनोसिस हो सकता है या फिर पल्मोनरी जो वॉल है उसका भी स्टेनोसिस हो सकता है। ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड, और इस स्टेनोसिस के कारण राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स में नहीं जा पाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ड्यू टू दीज ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड कैन नॉट पास टू द राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी that cause increased blood volume in the right ventricle and finally results right ventricular hypertrophy। और इस पल्मोनरी आर्टरी के नैरो होने के कारण
राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पास आउट नहीं हो पाता है, लंग्स तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर राइट वेंट्रिकल में बढ़ जाता है, वहाँ पर मसल्स में स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट, ब्लड शंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन राइट साइड, राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर तो जो ब्लड की शंटिंग है नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट टू राइट होती है, बट अब नॉर्मलिटी के कारण राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होने के कारण पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के कारण ब्लड की जो शंटिंग है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड होना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो शंटिंग है किसके थ्रू होती है, वीएसडी के थ्रू होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट, ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, these type of blood mixing cause साइनोसिस कंडीशन। ब्लड की जो शंटिंग है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ होती है, उस कंडीशन के अंदर राइट साइड के अंदर जो ब्लड आता है वो कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड का ब्लड जब लेफ्ट साइड में आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर किस में मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जब ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो एरोटा के थ्रू जो बॉडी को सप्लाई हो रहा है पूरा ब्लड वो कैसा होगा, मिक्स ब्लड होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऐसा ब्लड बॉडी को सप्लाई होगा तो हमें साइन देखने को मिलेगा, कौन सा, साइनोसिस का। एंड लास्ट, राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम and pressure in the left side that also increase working load of the aorta that called overriding of aorta। जब ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट साइड होगी, ब्लड की शंटिंग राइट टू लेफ्ट साइड होगी तो ये मान के चलिए कि लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा ब्लड आएगा। जब लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आएगा तो वहाँ पर प्रेजेंट है हमारा क्या, एरोटा, और जब लेफ्ट साइड में ज़्यादा ब्लड आएगा तो एरोटा को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और एरोटा को जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसे ही हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। देखिए फर्स्ट साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनॉक्सिया स्पील्स, साइनोटिक स्पील्स, ब्लू स्पील्स, टैट स्पील्स। सबसे कॉमन जो इसका नेम है वो है टैट स्पील्स। ये सारे जो नेम है वो सेम है, इन सब का जो मीनिंग है वो सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम है। एनॉक्सिया स्पील्स, साइनोटिक स्पील्स, ब्लू स्पील्स, टैट स्पील्स, ऑल आर सेम। अब ये क्या कंडीशन है ये देखिए, ड्यूरिंग क्राइंग or feeding suddenly cyanosis may be seen. It is called TAT spills due to low oxygen level in the tissue। जब भी TOF वाले बेबी को मदर फीडिंग करवाती है या फिर वो बेबी जब भी क्राइंग करता है यानी वो रोता है तो सडनली उस बेबी के अंदर हमें साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है, इसका मतलब ये मान के चलिए जब भी बेबी क्राइंग करेगा या फीडिंग करेगा और उसकी जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, उसकी बॉडी की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, यानी ये मान के चलिए कि राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा, और राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और क्राइंग और फीडिंग के समय जब भी बेबी क्राई करता है या जब भी हम बेबी को फीडिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं तो ये मान के चलिए
कि लंग्स को भी काम करना ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बेबी जब क्राइंग कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, तो लंग्स भी उसके काम कर रहे हैं, और क्राइंग कंडीशन में बेबी के लंग्स ज़्यादा काम करते हैं। और लंग्स जब जैसे ही ज़्यादा काम करेंगे, ब्लड की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, नैरोइंग है। तो लंग्स जितनी ब्लड की डिमांड कर रहा है, उतना ब्लड की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, यानी लंग्स में उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहुंचना चाहिए। और इसका कारण है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी के नैरो हो जाने के कारण लंग्स में उतना ब्लड नहीं जा पा रहा है जितना उसमें जाना चाहिए था। और क्राइंग और फीडिंग के समय सडनली बेबी के अंदर हमें साइन देखने को मिलता है, कौन सा, साइनोसिस, क्योंकि इतना ब्लड लंग्स में नहीं पहुंच पाता है। और जब लंग्स में इतना ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो फिर इतना ही ब्लड ऑक्सीनेटेड नहीं हो पाता है, उतना ही हमारा लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाता है। या ये हम कह सकते हैं कि जब भी बेबी क्राइंग करता है और लंग्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ब्लड की वहाँ पर रिक्वायरमेंट मिलती है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें स्टेनोसिस हो रखा है और वो उतना ब्लड लंग्स तक नहीं पहुंचा पाती है, और उसका जो प्रेशर है राइट वेंट्रिकल पे पड़ता है। और जब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ता है, पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है, तो हमारी जो ब्लड की शंटिंग है वो कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट। और जब वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड की शंटिंग और ज़्यादा होती है राइट टू लेफ्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो उसकी सप्लाई एरोटा के थ्रू ज़्यादा ब्लड को पूरी बॉडी को होगी। और जब ऐसा डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई होगा तो हमें सडनली साइन देखने को मिलेगा, कौन सा, साइनोसिस का। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं टैट स्पिल, ब्लू स्पिल, साइनोटिक स्पिल और एनोक्सिया स्पिल। और साइनोसिस कंडीशन क्या है हमारी, ड्यू टू लो ऑक्सीजन लेवल इन द टिश्यूज। बेबी के जो स्किन का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है, जिसके कारण इसका नाम ब्लू स्पिल्स भी है। और उसी को हम कहते हैं एनोक्सिया स्पिल, साइनोटिक स्पिल, ब्लू स्पिल और टैट स्पिल। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कॉज डिसपनिया। जब भी बेबी एक्सरसाइज करता है तो बॉडी में जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, हार्ट को ब्लड टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारा हार्ट काम ज़्यादा करता है, हार्ट काम तेज करता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है, ब्लड जल्दी पहुंचाने को पड़ता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने लगता है। बट यहाँ पर पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण हमारा जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाता है। और जैसे ही बच्चा एक्सरसाइज करता है तो ब्लड लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण बच्चे में हमें साइन देखने को मिलता है डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट टू लेफ्ट शंट के थ्रू पूरी बॉडी में आता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है। और जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर होगी तो हमें वहाँ पर बच्चे में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बच्चा जैसे ही एक्सरसाइज करेगा तो वहाँ पर हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा डिस्पनिया, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लंग्स को भी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है ब्लड की, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाएगी और हमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग बच्चे में देखने को मिलेगी। अब ऐसी कंडीशन में जब बच्चा खेल रहा होता है, जब भी ऐसा बच्चा टीओएफ वाला बच्चा खेल रहा होता है या एक्सरसाइज कर रहा होता है और जैसे ही उसमें साइनोसिस वाली कंडीशन आती है तो डॉक्टर उससे एडवाइस करता है स्क्वाटिंग पोजीशन की। चिल्ड्रन ऑफ्टन एज्यूम स्क्वाटिंग पोजीशन इन बिटवीन प्ले एज दिस पोजीशन रिलीव डिस्पनिया। आफ्टर शॉर्ट रेस्ट इन दिस पोजीशन द चाइल्ड में रिज्यूम एक्टिविटीज। अब ये स्क्वाटिंग पोजीशन क्या है, यानी जो भी बच्चा है टीओएफ वाला बच्चा है, जब भी खेल रहा होगा, जब भी एक्सरसाइज कर रहा होगा तो सडनली जो है बॉडी के अंदर साइनोसिस कंडीशन हो जाएगी, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, तो डॉक्टर एडवाइस करता है स्क्वाटिंग पोजीशन की। अब ये जो आपको डायग्राम के अंदर बच्चा दिख रहा है, ये पोजीशन कौन सी है हमारी, स्क्वाटिंग पोजीशन। जब भी बच्चा इसके अंदर बैठ जाएगा, जब भी बच्चा इसमें बैठ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज द पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस। और जैसे ही वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जो ब्लड की शंटिंग हो रही है राइट साइड टू लेफ्ट साइड, यानी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और जैसे ही वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो राइट टू लेफ्ट जो शंटिंग है ब्लड की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और जब राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि वस्कुलर रेसिस्टेंस के कारण पल्मोनरी आर्टरी को स्टेनोसिस के थ्रू ब्लड को ज़्यादा आगे ले जाना पड़ेगा। और जब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आगे ज़्यादा जाएगा और राइट टू लेफ्ट साइड जो ब्लड की मिक्सिंग है वो कम हो जाएगी, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को जब आगे ज़्यादा ले जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब लंग्स में ब्लड पहुंचेगा तो वो ऑक्सीनेटेड होकर किस में आ जाएगा, अपना लेफ्ट एट्रियम। तो सडनली जो लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, तो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है उसकी सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। किसके थ्रू? स्क्वाटिंग पोजीशन के थ्रू। तो टीओएफ वाला बेबी जब भी खेलता है, जब भी एक्सरसाइज करता है और उसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग वाले साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर एडवाइस करता है इसे स्क्वाटिंग पोजीशन दो। ये एक तरीके की कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिसमें पेरिफेरल जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड की जो शंटिंग है राइट टू लेफ्ट हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगी। राइट टू लेफ्ट रिड्यूस हो जाएगी तो ये मान के चलिए ब्लड की जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड में कम हो जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी ज़्यादा ब्लड ले जाएगी, ज़्यादा ब्लड लंग्स में जाएगा, ज़्यादा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीनेटेड होके, और ज़्यादा से ज़्यादा एरोटा जो बॉडी को सप्लाई करेगा वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीनेटेड। तो हम ये कह सकते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन के थ्रू बच्चा डिस्पनिया वाले साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। तो ये है हमारा स्क्वाटिंग पोजीशन। जैसे ही बच्चा थोड़ी देर स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर आएगा तो उसको इस पोजीशन से रिलीफ मिलेगा डिस्पनिया से, और आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट इन दिस पोजीशन द चाइल्ड में रिज्यूम एक्टिविटीज, और वो रिमेनिंग जो एक्टिविटीज है वो इस रेस्ट के बाद वापस खेलना स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने सबसे मेन चीज भी पढ़ी है टैट स्पिल, और एक पोजीशन पढ़ी है स्क्वाटिंग पोजीशन जो कि टीओएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और टैट स्पिल एक इसका स्पेशल साइन है। ठीक है, नेक्स्ट है बूट शेप्ड हार्ट। अब बूट शेप्ड हार्ट का क्या मतलब है? इट इज अ रेडियोलॉजिकल साइन सीन इन पेशेंट विथ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड मर्मर साउंड में ऑल्सो प्रेजेंट। आपको पता है इसमें कौन से वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो रही है? राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होने के बाद अगर आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो हार्ट का जो साइज है या जो हार्ट का जो शेप है वो कैसा होगा? बूट शेप। अब वो कैसा होगा उस हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लाइक टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, देखिए इसमें ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई, ये वाला वेंट्रिकल यहां से हाइपरट्रॉफी हुई, और आपने पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाया तो उसका जो हार्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इस तरीके के हार्ट को हम कहते हैं बूट शेप्ड हार्ट। और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये देखिए इसमें क्या हो रखा है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी पल्मोनरी आर्टरी क्या हो चुकी है? नैरो हो चुकी है। राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोटा ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहां पर आपको एरोटा का साइज बड़ा दिख रहा है, एरोटा का साइज बड़ा दिख रहा है। यहां पर आपको ये पल्मोनरी आर्टरी नैरो दिख रही है, इसका मतलब ये यहां पर तो हो रखा है स्टेनोसिस। डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा है, यहां पर हो रखा है स्टेनोसिस, और इसको बड़ा इसलिए बताया है। ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा का मतलब है इसको काम करना पड़ रहा है ज़्यादा, जिसके कारण इसका साइज क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। इसे ही हम कह रहे हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी चेस्ट एक्सरे के अंदर हार्ट का शेप स्पेशली किसके अंदर? टीओएफ के अंदर देखने को मिलेगा बूट शेप्ड हार्ट। याद रखिए टीओएफ के अंदर हार्ट का अगर आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो वहां पर आपको हार्ट का शेप मिलेगा बूट शेप्ड हार्ट। और ये किसके कारण देखने को मिलेगा आपको? राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी के अंदर। और वीएसडी अपना प्रेजेंट है जिसके कारण कई बार हमें मर्मर साउंड भी पेशेंट के अंदर सुनने को मिल सकती है। नेक्स्ट है स्कैमोट साइन।
अब ये साइन क्या है, स्केम और साइन। TOF वाला जो बेबी है, इट ऑब्जर्व व्हेन द नॉर्मली अपियरिंग डायमंड शेप्ड विंडो। कैसी विंडो देखने को मिलेगी आपको, डायमंड शेप्ड विंडो। ये देखिए, ये जो विंडो बन रही है, दोनों डॉर्सल सरफेस ऑफ द फिंगर, जब आप अपने दोनों हैंड्स की, दोनों हाथों की, दोनों फिंगर्स की डॉर्सल सरफेस को इस तरीके से मिलाएंगे तो नॉर्मली तो यहाँ पर कोई भी शेप आपको नहीं देखने को मिलता है नॉर्मल पर्सन में, बट TOF वाले पर्सन के अंदर आपको यहाँ पर ये डायमंड शेप्ड विंडो देखने को मिलती है। ये जो शेप बना हुआ है, ये जो शेप बना हुआ है कैसा है, डायमंड शेप्ड विंडो बिटवीन द टूगेदर डॉर्सल सरफेस ऑफ फिंगर। इसे हम कहते हैं स्कैमॉर्थ विंडो, स्कैमॉर्थ साइन। दोनों डॉर्सल सरफेस को जब आप मिलाएंगे तो वहां पर आपको एक डायमंड शेप्ड विंडो बनेगी, दिखेगी, और उस डायमंड शेप्ड विंडो को ही हम क्या कहते हैं, स्कैमॉर्थ साइन कहते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। नेक्स्ट, नेल्स क्लबिंग। नेल्स क्लबिंग occurs when the tips of finger enlarge and the nails curve around the fingertips due to low oxygen in blood। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी TOF वाली कंडीशन में, तो क्लबिंग ऑफ नेल्स, क्लबिंग ऑफ फिंगर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये कैसी होगी, जो आपकी फिंगर टिप्स होगी वो एनलार्ज हो जाएगी, नेल्स कर्व हो जाएगी। लाइक इसमें एक आपको नॉर्मल कर दिखा रखे हैं नेल्स बीड कि एक नॉर्मल नेल्स कैसे होते हैं और एक क्लबिंग ऑफ फिंगर वाले नेल्स कैसे होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण फिंगर टिप कैसी हो चुकी है, एनलार्ज हो चुकी है, कर्व हो चुकी है, एनलार्ज हो चुकी है, ये कर्व हो चुकी है, फिंगर टिप्स एनलार्ज हो चुकी है। इसे ही हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर ड्यू टू लो ऑक्सीजन इन ब्लड। नेक्स्ट, साइनोसिस। साइनोसिस हमें इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके साथ मिक्स हो रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ, और पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, तो साइनोसिस देखने को मिलेगा। पुअर ग्रोथ में अकर्स, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, और राइट टू लेफ्ट शंटिंग में ऑल्सो प्रेजेंट। और ब्लड की जो शंटिंग है वो कैसे देखने को मिलेगी, राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारा TOF का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।